आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो नेम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक से हम लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही स्टार्टिंग से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एकाग्र होकर के देखेंगे तो हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि नाम है संख्या पद्धति, यानी इसमें हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं सबसे स्टार्टिंग में जो डेवलप हुई, सबसे पहले उनका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, जो वस्तुओं को गिनने के लिए, जो चीजों को गिनने के लिए, जो व्यक्तियों को गिनने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये गिनती वाली संख्याएं भी कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर्स भी इनको हम कहते हैं, जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं? जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 1 है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और इसमें हम गिनती करते करते चले जाएं, करते करते आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये संख्याएं कभी भी अंत नहीं होंगी। इन संख्याओं का कहीं अंत नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के लास्ट में हम क्या लिखते हैं? दिस इज अप टू इनफाइनाइट। अंग्रेजी में इंफिनिटी कहते हैं, हिंदी में इसको अनंत कहते हैं। ये सिंबल है अनंत का। ठीक है, तो इन संख्याओं में अगर हम देखें लार्जेस्ट नंबर प्राकृतिक संख्याओं में, यानी सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, यह अगर कोई पूछता है तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, और कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हमारे पास है और उसकी अगली संख्या अगर हमको प्राप्त करनी है तो हम लिखेंगे उसमें 1 जोड़कर। ठीक है, अगर हमें 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो उसकी आगे की संख्या मिल जाएगी। 3 में 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे की संख्या मिल जाएगी 4। इस तरीके से हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो समूह है उसे हम कहते हैं समुच्चय। ठीक है, और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम इनमें एक संख्या और जोड़ दें तो उसको हम, और वो संख्या है 0, शून्य अगर इसमें शामिल कर दें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये नया कलेक्शन, एक नया समूह हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 0 सम्मिलित करते हुए, इंक्लूड करते हुए जो इन संख्याओं का संग्रह हमको प्राप्त हो रहा है, इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और उसको हम व्यक्त करते हैं शून्य से, ऊपर W से। ठीक है, W क्यों?
क्योंकि ये होल नंबर्स इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो पहला लेटर इसका W लेते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसी नंबर लाइन, एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन को हम संख्या रेखा कहते हैं। इस लाइन को संख्या रेखा कहते हैं और इसके मध्य में, बीचों बीच में हम एक चिन्ह बनाते हैं और उस पर हम शून्य अंकित करते हैं, ठीक है, जीरो इंडिकेट करते हैं। और जीरो के दाहिनी तरफ समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंसेस पे हम इस तरीके से चिन्ह बना देते हैं और इस तरफ संख्याओं को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये संख्याएं दाहिनी तरफ जो है वो धन संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4, ये सारी की सारी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। यानी जीरो से जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम जीरो के स्थान पे एक दर्पण रख देते हैं, एक प्लेन मिरर रख देते हैं, समतल दर्पण, तो इन संख्याओं का एक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वो प्रतिबिंब किधर प्राप्त होगा? बाएं तरफ प्राप्त होगा, लेफ्ट साइड में। और यहां पर हम इन संख्याओं का प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से लिखते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इन संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि जो मध्य में शून्य है, शून्य के दाहिने तरफ की संख्याएं धन संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ की संख्याएं ऋण संख्याएं होती हैं। तो इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं और इनको हम नेगेटिव नंबर्स को ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरीके से इनको सम्मिलित कर दिया जाए, इधर लास्ट में -इंफिनिटी आएगा, इधर +इंफिनिटी आएगा और इसको हम संग्रह इन संख्याओं का अगर हम बनाते हैं, इन संख्याओं का कलेक्शन बनाते हैं, तो -इंफिनिटी से ये बन जाएगा -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जो ये संग्रह प्राप्त हुआ, इसको हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, और इसको हम व्यक्त करते हैं जेड से, ठीक है। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, कैपिटल एन का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और डब्ल्यू का मतलब है पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का समुच्चय, सेट, ठीक है। कलेक्शन को हम समुच्चय मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये धन पूर्णांक है और धन पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। जेड प्लस का मतलब है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको हम नेचुरल नंबर्स का सेट भी कहते हैं। और जेड माइनस जो है ये ऋण पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। तो ये है -1 -2 -3 से लेकर के -इंफिनिट तक। और जेड जीरो से डिनोट करते हैं, ये जिसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो ये है धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, और ये है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है और ये शून्य पूर्णांक है। तो इस तरीके से जेड प्लस यानी कैपिटल एन, जेड माइनस यानी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, जेड जीरो यानी शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे मुख्य चीज देखने में ये आ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। शून्य मिला दें
तो पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, छोटी पूर्ण संख्या है 0 और इसमें सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्णांकों के समुच्चय में भी सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या कोई नहीं होती और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या भी कोई नहीं होती है और इन तीनों के समन्वित रूप को हम z से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये संख्याएं जो है इन संख्याओं में पूर्णांकों का उदय कैसे हुआ, पूर्णांकों में की बात कैसे आई, निगेटिव में कैसे नंबर्स की बात की गई। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 2 + 3 जोड़ा तो 5 आया जो कि इस सेट में मिलेगा, इस सेट में मिलेगा है। 2 - 2 करोगे तो 0 मिलेगा जो कि पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में ये नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हमने 2 - 3 का जो है संक्रिया किया, 2 - 3 का ऑपरेशन किया, ये घटाया, तो घटाने पर जो नंबर मिलेगा वो -1। अब -1 ना इसमें है ना इसमें है, तो ये नया नंबर कहां से आया, तो यहीं से जो है नेगेटिव नंबर्स का प्रादुर्भाव हुआ और उन नंबर्स के लिए एक नया स्थान नंबर लाइन पे दिया गया कि 0 से बाएं तरफ की जो संख्याएं हैं वो नेगेटिव हैं। जैसे जैसे हम 0 से बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाएगी, यानी -4 जो है वो -3 से छोटी है, -3 -2 से छोटी है, -2 -1 से छोटी है, -1 0 से छोटी है। ठीक है, यानी z+ नंबर जो होते हैं, ठीक है, z+ नंबर जो होते हैं ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होते हैं और z नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो लेस देन 0 कहलाते हैं। ठीक है, लेस देन का मतलब छोटा और ग्रेटर देन का मतलब बड़ा। ठीक है, तो 0 से बड़े जितने होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और 0 से छोटे जितने होंगे वो नेगेटिव नंबर्स हो गए और 0 के इक्वल जो हो गया वो शून्य पूर्णांक यानी 0 इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात हम देखते हैं कि इस तरीके से ये संख्याएं आ गई हमारे समझ में। अब इन संख्याओं से आगे हम बात करें तो एक और संख्या हमको प्राप्त होती है, एक और संख्याओं का समुच्चय हमको संख्या पद्धति में पढ़ने को मिलता है और वो नया नाम है कि अगर हमने संख्याओं को दो पूर्णांकों को बटे में अगर हमने लिखना शुरू किया 2/3, ठीक है, 2/3 अगर हमने लिखा 2/3 लिखा तो 2/3 ये ना तो नेचुरल नंबर के सेट में है, ना तो ये जो है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में है और ना ही ये पूर्णांकों के समुच्चय में कहीं उपलब्ध होता है। अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में भी यहाँ पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये -1 -2 ऐसी संख्याएं नंबर लाइन पे देखने को मिलती हैं। लेकिन 2/3 जो है ये कैसी संख्या है, 2/3 एक से बड़ी संख्या, एक से छोटी संख्या है और 0 से बड़ी संख्या है। 2/3 कैसा है, देखिए 0 से बड़ा है, क्योंकि अगर 0 से छोटा होता तो इसके सामने माइनस लगा होता, तो 0 से छोटा तो है नहीं, प्लस लगा है यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं 0 से और 1 के बीच में होती हैं, अब आप देखिए 0 से 1 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 से 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है और 1 से 2 के बीच में कोई पूर्ण संख्या भी नहीं है, कोई पूर्णांक भी नहीं है। तो अब ये संख्याएं 2/3 इन ये कैसे, मतलब अगर हम ऐसा देख लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है, अब 2 को अगर 10 से भाग कर दें और 3 को हम 10 से भाग कर दें तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि
ये संख्या क्या हो गई 0.2 और ये हो गई 0.3। अब 0.3 0.2 इसमें कहीं देखने को ऐसे तो नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि 0 को 10 से भाग करते हैं। 0 यहां लेते हैं और यहां हम 1 लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 10 से भाग कर देते हैं और इसको भी हम 10 से भाग कर देते हैं, तो ये तो 0 हो गया। अब इनके बीच में हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा देख लो, जैसे यहाँ पे 1/2 कर दो 1/10 और यहाँ पे कर दो 2/10, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं इसके बीच में हम ये 1/100 भी लिख सकते हैं, 2/100 भी लिख सकते हैं, 3/100 भी लिख सकते हैं, 4/100 भी लिख सकते हैं, और लास्ट में यहां पर इस तरीके से हम लिखते जाएं तो ये बहुत सारे नंबर्स हमको देखने को मिलेंगे कि 1 और 2 के बीच में इतने सारे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बटे में दशमलव में कोई संख्या वो कहां होती है, तो ऐसे संख्याओं को एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, इनका नाम रखा गया परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं, ठीक है। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? इनको इनके समुच्चय को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं x such that x बराबर p by q, pq belongs to z and q not equal to 0। z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी p और q दो पूर्णांक हैं और इनको अंश बटे हर में अगर लिखते हैं तो ऐसा रूप जो हमको संख्याओं का मिलता है उसको हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। शर्त क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी भी संख्या के अपॉन में शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 नहीं होगा तो ही वो परिभाषित होगा। अगर अपॉन में 0 किसी संख्या के आ गया तो वो अपरिभाषित कहलाता है। 2/0 अगर हो गया तो ये इनफाइनाइट लिखा गया, 3/0 हुआ तो इनफाइनाइट लिखा गया, 4/0 हुआ तो इनफाइनाइट लिखा गया, और इनफाइनाइट को हम कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय इस तरीके से, यानी जो संख्याएं 2/3, 3/4, 5/9 इस तरीके की जो संख्याएं हैं, या 12/5 है, 7/3 है, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? क्या हैं? ये संख्याएं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, या फिर दशमलव के रूप में। जैसे मान लीजिए कि 4 है और उसको 5, 4/5 को हम क्या कर सकते हैं? दशमलव में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 5 8 40, यहाँ 40, ये कैंसिल, 0.8। तो वैसे देखने में क्या है? ये 4/5 फ्रैक्शनल यानी भिन्न के रूप में है, लेकिन अगर इसको भाग करके हम चेंज कर देते हैं तो ये दशमलव संख्या में आ जाता है। तो ये 0.8 जो है एडिशनल नंबर में आ गया। तो ऐसे संख्याओं, अब बात ये आती है कि जो संख्याएं केवल इस तरीके से हैं जिसमें बटे में नहीं है, 4 है, 5 है, 9 है, 11 है, या -15 है, ऐसी संख्याएं जो हैं ये क्या है? तो इन संख्याओं को जनरली हम क्या कर सकते हैं? इनको अपॉन 1 लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं, और अपॉन 1 जब लिख सकते हैं
तो ये p बाई क्यू का रूप हो गया, और इस p बाई क्यू के रूप में होने के कारण इनको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 4 और 5, 6 इस तरीके के जो नंबर, जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो पूर्णांक हैं, जो होल नंबर्स हैं, ये सारे अपान 1 करके भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, इसलिए इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। लेकिन सारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं वो नेचुरल नहीं होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सबके सब पूर्णांक तो हैं, लेकिन सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। जैसे पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स को हम कभी भी पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। सारे पूर्णांक चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, या शून्य ही क्यों ना हो, सबको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। क्यों? क्योंकि 2/3 जैसे हमने लिखा 2/3 ये क्या है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 रेशनल नंबर है और पूर्णांक भी है, दोनों चीजें हैं। -3 ले लो तो ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक भी है, और ये परिमेय संख्या भी है यानी रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। अब किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने क्या किया, नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन अगर हमने खींचा और इसमें दो संख्याओं को व्यक्त किया, मैंने खींचा, ये है 0, यहां है 1, यहां है 2, ठीक है, और यहां है 3। तो जाहिर से अगर हम बात करें कि 1 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं या कितने नेचुरल नंबर हैं, तो हम कहेंगे 1 और 3 के बीच में 2 आता है केवल। लेकिन अगर हम ये बात करें कि 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं, तो इनकी गिनती करना संभव नहीं है। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में पूछा जाए कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2/3 और 1/3 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, परिमेय कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो सीधा सा आंसर होगा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई? तो आज का वीडियो हम इतने पर ही क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ और शब्दावली है जो हमें एक्सरसाइज में यूज करना पड़ेगा। तो उन शब्दावलियों पर हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट और कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है
कि इसमें दिए गए कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी जैसा भी आपको लगा है ये वीडियो, वो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।